ये आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आ गया है। ये हम लोग जो पेपर करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, और सभी एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दे रहे हैं कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो जो बल हो जाता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो F जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। तो दूरी आप अगर 6 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा F/36, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि दो स्थिर वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर वस्तु आवेशित रहता तब तो फिर यहाँ पर कुलामी बल या वैद्युत बल कहा जा सकता, नहीं बोला गया है तो गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं कि धरती की सतह पर मापने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन। तो चंद्रमा पर मापने पर वस्तु के भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अगर हम बात करें, न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव नियत होता है, केवल भार बदलता है गुरुत्वीय त्वरण के बदलने के कारण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो चंद्रमा पर होती है वो यहाँ अर्थ के ग्रेविटी एक्सेलरेशन का 1/6 होता है। मून पे ग्रेविटी जो होती है, याद रखिएगा, जो मून पे ग्रेविटी होती है अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 होता है, जिसके कारण जो वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 1/6 का मतलब 60/6 कर देंगे तो 10 छक्का 60, 10 न्यूटन आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स बात करें तो द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, केवल भार बदलता है गुरुत्वीय त्वरण के बदलने के कारण। आगे ध्यान देते, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। गुरुत्वीय बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की जो बात करते हैं वो दो द्रव्यमानों के बीच में हम बात करते हैं। किसके बीच में बात करते हैं? द्रव्यमानों के बीच में बात करते हैं। और एक बात और बता दें, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे बड़ी बात यह कि सबसे दुर्बल बल है, पहली बात। दूसरी बात, ये लार्ज रेंज फोर्स होता है। ये दोनों दिमाग में बैठा के चलिएगा, ये भी आरआरबी के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। तो रेंज बहुत लार्ज होता है और फोर्स सबसे दुर्बल होता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम है, फिर पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। देखिए, भार जब पूछा जाता है तो W बराबर mg होता है। भार जो होता है W बराबर mg होता है। 10 किलोग्राम ये हो गया और g का मान 9.8 हो गया। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि जब भी आपको भार निकालना होगा तो भार आप किससे निकालेंगे? W बराबर mg से निकालेंगे। तो इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। करा किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो 200 न्यूटन है, तो द्रव्यमान 20 kg हो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो बहुत आसानी से गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। W बराबर आप जानते हैं कि mg होता है। W बराबर आप क्या जानते हैं? mg होता है। तो W का मान है 200, m निकालना है और g का मान m दिया है, यम निकालना है, यम दिया है 20 kg और जी निकालना है। तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। 20 दहा में 200, 20 दहा में 200। तो देखिए, ऑप्शन बी और डी दोनों का एक ही क्वेश्चन आ रहा है। 20 दहा में 200, बी और डी दोनों का एक ही ऑप्शन। अच्छा, यहाँ माइनस है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। बहुत देखिए माइन्यूट मिस्टेक है, लड़के ध्यान नहीं देंगे, इसमें गलती कर देंगे इसी तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल की सतह पर इस वस्तु का निकाल लिए। आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कारा ऊपरी प्रणोद और भार में प्रयुक्त होते हैं। देखिए, प्रणोद बल जो लगता है वह हमेशा द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। प्रणोद एक तरह का बल होता है, अब भार भी एक तरह का बल होता है। तो किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, अब प्रणोद हमेशा किधर की ओर लगता है? ऊपर की ओर लगता है। तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हुई कि नहीं?
तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो भार किसी वस्तु का नीचे की ओर होता है और प्रणोद बल हमेशा ऊपर की ओर होता है, अर्थात दोनों की दिशाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करा है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड से गति से यात्रा करती है, इसकी तरंग दैर्ध्य दे दिया है लैम्डा बराबर, जब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 1.5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पर आवृत्ति निकालेंगे तो F बराबर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, F बराबर V अपॉन लैम्डा, और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो V का मान 339 दिया है और लैम्डा का मान जो दिया है वो इसको हम लोग ऊपर चेंज कर देंगे, तो ये यहाँ पर 100 लेके चले आते हैं और इसके बाद अपॉन में कर देंगे 1.5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर वही होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर सही हो रहा है, बस इसका आंसर वही होगा जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंग 700 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा? सो सिंपल, समय बराबर आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, दूरी बटे चाल जानते हैं, तो दूरी 7 किलोमीटर है, तो 1 0 2 0 3 0 मीटर में हो जाएगा, और इसकी चाल यहाँ पर 700 दिया है, तो 700 से जब इसको काट देंगे 7000 को तो 10 सेकेंड आ जाएगा। कितने सेकेंड आ जाएगा? 10 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन ये करा कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति म्यू है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? म्यू है, और आवर्तकाल टी है। तो देखिए आप लोग हमेशा जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो हियर द विच वन इज करेक्ट? देखिए यहाँ पर म्यू लिखा है और इंडिकेट ऑप्शन में एन से कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो क्वेश्चन जो है सब आरआरबी के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आवृत्ति कुछ ने एन से किया है, तो सही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं, आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है ध्वनि तरंग की गति ये भी हो चुका है। आगे ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति इतना है। तो सो सिंपल है, तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो आपसे लैम्डा पूछ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू v बाई एफ हो जाएगा, v बाई क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। और v की वैल्यू आप देख रहे हैं कि कितना दिया है, 380 दिया हुआ है, v का मान 380 है और एफ का मान है 840। तो इस तरीके से इसको हम लोग काट दें तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि क्या आएगा। कैलकुलेट करने पर ऑप्शन सब देखिए सब बेसी हो रहा है, नॉमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से जब छोटी होती है तो वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। सो द हियर इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन इसका क्या होगा? 1 करेक्ट होगा। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते, आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने करा दिया है, तो इसको ध्यान नहीं देते हैं। बात वही है जो पीछे जो हम दिए हैं, वही वाला ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखा दिया, जबकि न्यू तो दूसरे चीज़ से रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो कोई बात नहीं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे ध्यान देते, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि एक प्रसारण केंद्र 771×10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो तरंगदैर्घ्य। सो सिंपल, तरंगदैर्घ्य निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, लैम्डा इक्वल टू v बाई एफ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से v बाई एफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना आता है, तो v बाई एफ करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना दिया है, 3 × 10⁸ है, 3 × 10⁸ है अपॉन 71 × 10⁴ है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा,
जो आएगा वही आपका वेवलेंथ होगा। आसानी से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो आंसर होगा वही होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आज तो इतने ही क्वेश्चन हैं, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और आप नए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट में इसका आंसर भी भेज दीजिएगा।